अरे रचना, ए रचना, अरे कहाँ हो? अरे 11 बज गए, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे अरे आ रही हूँ। रात के चावल आपने खाए थे, फिर से भूख लग गई क्या? अरे इधर आके बात करो। रचना गिरधारी के पास जाती है, जहाँ पर गिरधारी को वो अपने बिस्तर पर बैठा देखकर उससे कहती है, अरे तुम्हारा पेट है या खेत, इतना खाते हो, आखिर जाता कहाँ है वो खाना? अब देखो रचना, अरे पेट है मेरा, अब पेट को भूख लगती है तभी खाना मांगता है, और खाना मांगेगा तो खाना दिया करो यार। ये क्या बहाने बनाती हो? अभी अभी खाया है, उतने से में क्या होगा? तुम तो जानती हो ना मेरा खुराक कितना है, फिर भी तुम ऐसी बात करती हो। अरे आपका बस चले ना तो आप खाना नहीं बल्कि इंसान को ही खा जाएंगे। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझे खाना दे रही हो या बाहर जाके जुगाड़ करूं? देखिए, अगर आप अपना जुगाड़ कर सकते हो ना तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इतना खाना बनाकर नहीं खिला सकती। अरे आपका पेट पेट नहीं बल्कि कुआं है कुआं, जितना भी खाओ कम ही पड़ जाता है। लगता है मुझे बाहर जाकर ही जुगाड़ करना होगा। इस तरह गिरधारी उठकर अपने घर से बाहर आता है और देखता है कि गांव में 4-5 लोग इकट्ठे होकर आपस में बात कर रहे थे। उनको आपस में बात करता देखकर गिरधारी उनके पास जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई साहब, अरे इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? अरे कोई मर गया क्या, या कोई कांड हो गया? लो कर लो बात गिरधारी भैया, आपको नहीं पता क्या, गांव के सरपंच की बेटी की शादी है। सरपंच ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया है। अरे क्या कह रहे हो? सरपंच की बेटी की शादी है और सबको निमंत्रण मिला है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता? अरे गिरधारी भैया, क्या बात कर रहे हो? आपको ये बात नहीं पता? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको निमंत्रण नहीं मिला है, क्योंकि अगर आपको बुलाया होता तो जाहिर सी बात है आप जाते जरूर। अरे गिरधारी भैया, लगता है सरपंच जी ना आपसे डर गए होंगे, इसलिए तो आपको न्योता नहीं दिया। वरना आप खुद ही सोचो, पूरे गांव को बुलाया है, बस आपको ही नहीं बुलाया। वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नहीं बुलाया। आप तो इतना खाना खाते हो कहीं बारातियों का खाना भी आप ना खा जाओ इसलिए नहीं बुलाया आपको। बहन जी बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। और गिरधारी भैया कोई बात नहीं, सरपंच जी देर सवेर आपको निमंत्रण भेज ही देंगे। गांव वालों की बात सुनकर गिरधारी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने पैरों को पटकते हुए घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर सरपंच पर जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा धूप सेक रहा था। उसे देखकर गिरधारी सीधा सरपंच के पास जाता है और उससे कहता है, अरे सरपंच जी नमस्ते। अरे मैंने क्या सुना, आपकी बेटी की शादी है? अपनी बेटी की शादी में आपने पूरे गांव को बुलाया है? तुमने बिल्कुल सही सुना है गिरधारी, मैंने पूरे गांव वालों को अपनी बेटी की शादी में बुलवाया है, सिवाय तुम्हारे। अरे कोई बात नहीं, और जब बेटी आपकी है तो किसको बुलाना है किसको नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते होगे। हैं, इसको क्या लगता है मैं इसका खाना खाने के लिए मरा जा रहा हूँ? वैसे मरा तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं तो वो खाकर खुश रहूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा। देखो देखो, बातें कितनी अच्छी कर रहा है, उतना अच्छा लगता नहीं है ये, मन में तो मुझे गाली ही बक रहा होगा। अरे सरपंच जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गिरधारी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुमने मुझसे अब तक ये सवाल क्यों नहीं किया कि मैंने तुम्हें आमंत्रण दिया क्यों नहीं। अरे सरपंच जी, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है ये तो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि शादी आपके घर की है, इसमें मैं क्या ही बोलूं। वैसे तुम्हें पता है गिरधारी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग सोचा हुआ है। मैं इन लोगों के साथ तुम्हें बिठाकर खाना नहीं खिलाऊंगा, बल्कि। सरपंच आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सरपंच की पत्नी वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो आप यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हो? मैं आपको ना जाने कब से ढूंढ रही हूँ, और आखिर आप मिले तो यहीं मिले इस गिरधारी के पास। हाँ भाग्यवान, वह क्या है ना, मैं गिरधारी को बस ये बता रहा था कि आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की शादी में निमंत्रण क्यों नहीं दिया। हाँ तो बाकी की बातें बाद में करना, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए।
क्योंकि घर में बहुत सारा काम है जिन्हें आपको ही करना है। गिरधारी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और इस तरह सरपंच अपनी पत्नी लीला के साथ वहां से चला जाता है। वहीं गिरधारी भी अपना मुंह बनाते हुए घर पर आ जाता है और गुस्से में अपने बिस्तर पर बैठकर बड़बड़ाता रहता है। वो सरपंच क्या समझता है कि अगर वो मुझे अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाएगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा? है, मैं तो अपने घर में अच्छा अच्छा पकवान बनवाऊंगा और उसे आराम से चाव से खाऊंगा। गिरधारी बड़बड़ाए जा रहा था कि उसकी बड़बड़ाहट की आवाज सुनकर रचना उसके पास आती है और खुद से बातें करते देख उससे सवाल करती है। क्या हुआ जी? आप इस तरह गुस्से में खुद से बातें क्यों कर रहे हो? बाहर किसी ने कुछ कह दिया क्या आपको? अरे नहीं नहीं रचना, अरे किसकी इतनी मजाल होगी जो मुझे कोई कुछ कह दे। अरे वो सरपंच तो मुझसे डर गया। अरे उसको लगता है उसकी बेटी की शादी में जाके उसकी बेटी का सारा खाना मैं खा जाऊंगा। गधा कहीं का। क्या? सरपंच की बेटी की शादी? हाँ रचना, अरे उसकी बेटी की शादी है। अरे इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अरे जवान है तो शादी तो होगी ना। और सरपंच का बच्चा अरे पूरे गांव को बुला चुका है सिवाय मेरे। पता नहीं मैंने उसकी कौन सी बकरी छेड़ दी जो मुझे बुलाया ही नहीं। और तुम जानती हो वो मुझे क्या कह रहा था कि भाई तेरे लिए ना खास इंतजाम करवाया है। अरे जब शादी में बुलाया नहीं तो खास इंतजाम क्या खाक करवाएगा, बकरी चोर कहीं का। हाँ तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रहने दीजिए, अगर किसी ने नहीं बुलाया तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी आप अकेले 100 जने का खाना खाते हो, और तो और दूसरों के यहाँ खाने से अच्छा है कि मैं आपके लिए घर पर ही खाना बना दूं, क्योंकि आपकी भूख इतने में शांत होगी। इतना अंदाजा तो किसी को नहीं है मेरे अलावा। और वैसे भी जब आप आम दिनों में इतना सारा खाते हो तो किसी की शादी पार्टी में जाओगे तो ना जाने उनका क्या क्या ही खा जाओगे। अरे भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी हो या वो बकरी चोर सरपंच की। अरे अरे तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे तुम अपने पति के पक्ष में बोलो। माफ करना जी, लेकिन मैंने जो भी बोला है ना सच ही बोला है। खैर आप गुस्सा छोड़िए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रचना की बात सुनकर गिरधारी हाथ मुंह धोता है तो वहीं रचना गिरधारी के लिए ढेर सारा खाना लगा देती है। अरे क्या जरूरत थी आपको उस गिरधारी से बात करने की? अब उसे भी पता चल गया ना कि हम अपनी सुनीता की शादी करवा रहे हैं। भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप हैं तभी तो चिंता है। अब उस भुक्कड़ को भी पता चल चुका है कि हमारी बेटी की शादी है। अब वो भुक्कड़ हमारे घर आएगा और बिन बुलाए ठूस ठूस के इतना खा कर जाएगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि उसको मैंने मेरी बेटी की शादी के बारे में बताया है? नहीं भाग्यवान, नहीं। उसको तो गांव वालों ने पहले ही बता दिया था कि हमारी बेटी की शादी है। तभी तो वो मुझसे पूछने आया हुआ था कि मैंने उसको निमंत्रण क्यों नहीं दिया। लेकिन मैं भी बहुत चालू चीज हूँ। मैंने भी उसे घुमा दिया और कहा कि मैंने उसके लिए बहुत खास इंतजाम कर रखा है, वो भी अलग से। अरे दिमाग से पैदल इंसान, तुमने उसको ये बात क्यों बोल दी कि तुमने उसके लिए खास इंतजाम किया है? अरे सोचो जरा, कल को तुम उसको नहीं खिलाते हो तो तुम्हारी कितनी बदनामी करेगा वो। अरे ढेले भर का दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे भाई, तुम इतना क्यों सोचती रहती हो? तुम्हें पता भी है मेरी नजर में एक साधु बाबा हैं, और वह साधु बाबा इतने शक्तिशाली है ना कि वे उसकी भूख को चुटकियों में खत्म कर देंगे। देखो जी, ये बाबा बाबा कुछ नहीं होता। ये लोग बस ढोंग करते हैं, ढोंग। इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, बस यही पैसे ऐंठने जानते हैं ये लोग। आप मेरी बात माने, हमें शादी की तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा तो तुम्हें शांत नहीं रहा जा रहा है क्या? तुम्हारे दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं जा रही है क्या? इतना बोलकर सरपंच गुस्से में निकल जाता है और वो सीधा जंगल की कुटिया के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि एक साधु बाबा आराम कर रहे थे। सरपंच उनके चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ जाता है। आओ सरपंच आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा जी, आपको कैसे पता कि मैं आ गया?
मुझे सब पता है बेटा। अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ गिरधारी की परेशानी लेकर आए हो। तुम्हें डर है कि तुम्हारी बेटी की शादी में अगर वो वहां पर आ गया तो बाराती और घर वालों का सारा खाना वो अकेले ही खा जाएगा। जी बाबा जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और मैं तो बहुत ही घबरा रहा हूँ कि आखिर मैं गिरधारी से खुद की बेटी की शादी कैसे बचाऊं। अगर वह आ गया ना तो सच में वह किसी को खाना नसीब नहीं होने देगा। सरपंच, तुम इतनी चिंता मत करो और जैसा जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा वैसा करते जाना। इस तरह साधु सरपंच के कानों में कुछ कहता है और सरपंच मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन सरपंच अपने हाथ में शादी का कार्ड ले गिरधारी के पास जाता है और उसको निमंत्रण देते हुए कहता है, देखो गिरधारी, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें खास न्योता दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खास इंतजाम कर रखा है। अरे वाह वाह, आप तो सच में दिलदार आदमी निकले। अरे मैं तो खुश हो गया आपकी बातों से, लेकिन आने में देर कर दी। अरे ऐसा क्या कर रहे थे जो देर से आए हो? अच्छा, मुझे लगता है 100-200 किलो रसगुल्ले, अब 20-30 किलो पूरियां, सब्जियां, अरे इसकी तैयारी में लगे होगे। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। देखो गिरधारी, मेरी बेटी की शादी है और सबसे ज्यादा खाना तुम खाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खाने से पहले एक साधु बाबा से मिलो, क्योंकि वही मेरी बेटी की शादी करवाएंगे और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनके पास जाकर उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाऊं। इसलिए यह काम तुम्हें करना होगा। उसके बाद तुम्हें जितना खाना हो आराम से मेरी बेटी की शादी में खा लेना तुम। अरे वाह वाह, बस इतना सा काम है? अरे मैं तो चुटकियों में कर दूंगा। इस तरह गिरधारी शादी वाले दिन पूरी तरीके से तैयार होकर जंगल में उसी साधु बाबा के पास पहुंचता है जहां सरपंच गया था। उस साधु बाबा को देखकर गिरधारी कुछ बोलता कि तभी साधु बाबा उससे कहते हैं, तुम्हें देखकर तो साफ पता चल रहा है कि तुम एक नंबर के भुक्कड़ हो, भुक्कड़। और तो और तुम्हारी भूख भी शांत नहीं होती होगी। अब बिल्कुल सही कहा बाबा जी। अरे मैं तो अपने भूख से परेशान हो गया हूँ। अब मैं क्या, लोग परेशान हो गए हैं। अब मुझे भूख लगती है, इसमें मैं क्या करूँ? तुम्हारी कोई गलती नहीं है गिरधारी। अगर तुम्हें अपनी भूख शांत करवानी है तो तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलो। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाना ही है। मुझे उम्मीद है कि वहां पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी भूख वहां जाकर जरूर शांत हो जाएगी। अरे ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और इस तरह साधु बाबा अपने हाथों को घुमाते हुए एक जादू प्रकट करते हैं, जिसके बाद साधु बाबा और गिरधारी एक अलग दुनिया में जाते हैं। गिरधारी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तरह तरह के लजीज खाने देखता है। अरे वाह वाह, इतना सारा खाना। अरे बाबा जी, ये खाना खा लूं क्या? जरूर, तुम इस खाने को खा सकते हो। साधु बाबा की इजाजत मिलते ही गिरधारी उन खानों पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते 5 से 6 खानों के पहाड़ को वो आराम से खा जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी दुनिया में वापस लौटता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है और इस तरह साधु बाबा की तरकीब से गिरधारी की भूख मिट जाती है।